राधे राधे दोस्तों। स्वागत है सभी का संविधान की एक और वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं मौलिक अधिकारों को। पहले तो हम मौलिक अधिकारों को समझेंगे, कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद में है और क्या दिया गया है। फिर उसके बाद जो भी मौलिक अधिकार से हमारे क्वेश्चन बनते हैं, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे हो या अदर कोई भी स्टेट एग्जाम होगा, सभी से जो भी क्वेश्चन बने गए हैं सभी को हमने लिया है और उन्हें हम सोल्व करेंगे। देखिए, ये मौलिक अधिकार भाग संविधान के भाग 3 में होता है, तो इसमें भाग 1 और 2 तो हमने छोड़ दिया। देखिए, भाग 1 और 2 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। भाग 1 में हमारा क्या दिया गया है कि भारत जो है संघ और राज्य क्षेत्र का विवरण दिया गया है भाग 1 में। और भाग 2 में क्या है, नागरिकता। नागरिकता का विवरण हमें भाग 2 में मिलता है। तो इन दोनों भागों से ये क्वेश्चन बनते हैं कि ये कहाँ से कितने अनुच्छेद तक है। तो देखिए, पहला भाग हमारा 1 अनुच्छेद से 4 अनुच्छेद तक है और नागरिकता का 5 अनुच्छेद से 11 अनुच्छेद तक है। तो इन दोनों से तो यही क्वेश्चन बनते हैं। भाग 3 से जो भी क्वेश्चन बनते हैं मौलिक अधिकार से, वो हम अभी समझने वाले हैं। देखिए, इसके पहले भी हमने संविधान की 5 वीडियो में संविधान को पढ़ा है। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप वो जाकर देख लेना। हम चलिए देखते हैं कितने मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हैं। तो ये भाग 3 में होते हैं, ये तो हमने अभी समझ लिया। अनुच्छेद की बात करें तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं दिए हुए। और मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, तो ये अमेरिका देश से लिए गए हैं मौलिक अधिकार। और इनको क्या कहा जाता है, देखिए, इनको मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, देखिए, पहली बार 1215 में 1215 में किसी राजा और जनता के बीच जो अधिकार दिए गए राजा द्वारा, ये ब्रिटेन के राजा द्वारा उसकी जनता को दिए गए जो अधिकार थे उनका लिखित डॉक्यूमेंट था, तो उसको मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता था। उस डॉक्यूमेंट का नाम मैग्ना कार्टा दिया गया। तो तभी से अधिकार वाली जितनी भी चीजें डॉक्यूमेंट होती हैं उन्हें मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। ऐसे ही हमारे संविधान के भी जो मौलिक अधिकार हैं उन्हें मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी जाता है। सभी हम जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है सभी को करेंगे। देखिए, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। पहले जब संविधान बना तो उस टाइम पे कितने मौलिक अधिकार थे, 7 थे। पर वर्तमान में अब 6 हैं। अब मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से 6 हो गई है। अब देखते हैं कौन सा हट गया है। 44वें संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ, ये हुआ था 1978 में। तो इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। पहले संपत्ति का हमारा मौलिक अधिकार था, अब उसको हटा दिया गया और संपत्ति का अधिकार अब 300 ए, अनुच्छेद 300 ए में है और इसे कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया है। पहले ये मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, पर अब क्या है, अब है ये कानूनी अधिकार। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। आगे चलते हैं। देखिए, ये है मौलिक अधिकार। अब क्योंकि 6 हैं तो हम 6 के 6 को एक एक करके पढ़ेंगे और ट्रिक भी देखेंगे कि इन्हें कैसे याद रख सकते हैं। पहले समझते हैं क्या क्या है। पहला है हमारा समता या समानता का अधिकार। समता या समानता मतलब कि सभी एक जैसे हैं, सभी समान हैं। ये अधिकार पहला मौलिक अधिकार है हमारा। और ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, 14 से 18। टोटल कहाँ से कहाँ तक है, 12 से 35 तक है। तो ये जो है पहला मौलिक अधिकार, ये 14 से 18 तक है। फिर है दूसरा दूसरा मौलिक अधिकार है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, कि जो भी हम नागरिक हैं भारत के, सभी स्वतंत्र हैं। तो ये स्वतंत्रता का अधिकार हमें, इसका विवरण 19 से 22 अनुच्छेद में मिलता है। नेक्स्ट है तीसरा अनुच्छेद। इसमें है शोषण के विरुद्ध अधिकार, कि किसी का भी कोई शोषण नहीं करेगा। ये वाले जो अधिकार हैं हमारे, उसके विरुद्ध ये तीसरे मौलिक अधिकार में देखने को मिलते हैं। और ये अनुच्छेद की बात करेंगे तो 23 से 24 तक मिलते हैं। अभी इन्हें कैसे याद रख सकते हैं, वो भी इजी तरीका भी देखेंगे। पहले समझ लेते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा जो है वो बताता है कि धार्मिक स्वतंत्र है, कि धार्मिक रूप से हम
किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। ये हमें धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है चौथे अधिकार में, और ये 25 से 28 अनुच्छेद तक है। फिर है पांचवा मौलिक अधिकार हमारा है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, कि जो भी हमारी संस्कृति है उसके हिसाब से हमें अधिकार है, हम जिस भी संस्कृति को चाहें उसे अपना सकते हैं, और जो जिस तरीके की शिक्षा लेना चाहें वो ले सकते हैं। ये अधिकार पांचवा है, और ये अनुच्छेद 29 से 30 तक है। छठा मौलिक अधिकार हो जाता है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे अच्छे से जानेंगे आगे, संवैधानिक उपचार क्या क्या होते हैं, और ये अनुच्छेद 32 में है। अब इन्हें कैसे याद रख सकते हैं? इन्हें ऐसे याद रख सकते हैं, इसकी ट्रिक ये हो जाएगी। देखिए, ये समता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं संवैधानिक उपचार, ये वर्ण याद हो जाए तो ये इन्हीं के अधिकार हैं। तो इन्हें याद रखने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए सम और यहाँ से इस, तो ये हो गया समस्त। एक बार ऊपर लिख देता हूं, समस्त शोध सांस्कृतिक उपचारों के हैं। देखिए, ये लिखा हुआ है समस्त शोध सांस्कृतिक उपचारों के लिए, बस ये याद हो गया हमें तो सारे मौलिक अधिकार याद हो जाएंगे। देखिए, सम से तो हुआ समानता का अधिकार, और इस्त से हुआ स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। सम से समानता और इस्त से स्वतंत्रता, ये दोनों हो गए। फिर सो से हुआ शोषण के विरुद्ध, और ध्या से हुआ धार्मिक स्वतंत्रता, चार हो गए। फिर पांचवा है सांस्कृतिक, पूरा सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, और ये जो है उपचार से हुआ हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अब हमारे 6 के 6 हमें मौलिक अधिकार याद हो गए। अगर हमें ये समझ में आते हैं तो देखिए याद हम आसानी से रख सकते हैं, पर ये समझना जरूरी है कौन सा संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार जो है क्या है। अब देखिए, इनके आर्टिकल कैसे याद रख सकते हैं? आर्टिकल भी याद रख सकते हैं हम ऐसे। देखिए, 14 से 18, ये कितने अनुच्छेद हो गए? 14, 15, 16, 17, 18, 5 अनुच्छेद हो गए। तो जो समानता या समता का अधिकार है वो 14 से लेकर 5 आर्टिकल्स में है। तो ये 5 में पहला मौलिक अधिकार विवरण है। और दूसरे की बात करेंगे तो दूसरा जो है 19 से 22, ये हो गए 19, 20, 21, 22, ये 4 अनुच्छेद में दिए गए हैं। और ऐसे ही 23 से 24 तीसरा हो गया, तो 23 और 24 2 अनुच्छेद में हमें तीसरा मिलता है देखने को। और चौथा जो है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये 25, 26, 27, 28 चार अनुच्छेद में इसका विवरण है। और पांचवा जो है इसका फिर से 2 अनुच्छेद में विवरण है। और छठा जो है वो तो सिर्फ 32वें अनुच्छेद में है। तो देखो ऐसे याद रखते हैं, पहला जो है 5 आर्टिकल में इसका विवरण है, इसका 4 में, इसका 2 में, और 4 में और 2 में। तो ये 4 2 तो याद हो जाएंगे, पहला 5 में है। तो अब हम 14 से जोड़ जोड़ के देख सकते हैं सभी अनुच्छेदों को। तो सिर्फ हमें क्या याद रखना होगा? अब ये याद रखना होगा समस्त शोध सांस्कृतिक उपचारों के लिए है, और ये 5 4 2 ये याद रखना, लास्ट का तो 32 है ही। तो आई होप सभी को हमें मौलिक अधिकार तो याद हो गए, कौन से मौलिक अधिकार हैं और कितने कितने आर्टिकल में दिए गए हैं। आगे चलते हैं, अब इनके एक एक करके समझते हैं। देखिए, पहला है समानता का अधिकार। हमने देखा था ना समस्त शोध, तो सम का मतलब हुआ समानता का अधिकार, और ये 14 से 18 है, क्योंकि पहले हमने देखा कि 5 अनुच्छेद में दिया गया है और 14 से स्टार्ट है। तो 14, 15, 16, 17, 18। अब एक एक अनुच्छेद को पढ़ेंगे। समानता का अधिकार, कैसी कैसी समानता होंगी वो देखते हैं। अनुच्छेद 14 है, 14 से स्टार्ट हुआ है। 14 में है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष मतलब कानून, जो भी हमारे कानून होंगे उनमें सभी समान होंगे। ये हमारा अनुच्छेद 14 में मिलता है। देखिए, ये मौलिक अधिकार से, आर्टिकल के क्वेश्चन मौलिक अधिकार से ही पूछे जाते हैं अधिकतर। ये पूछ लेगा कि आर्टिकल 17 में क्या है, आर्टिकल 14 में क्या है। जितने भी ये मौलिक अधिकार हैं इन्हीं से क्वेश्चन बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इन्हें पढ़ना अच्छे से जरूरी हो जाता है। फिर है अनुच्छेद 15, ये है धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान आदि के आधार पर समानता। मतलब कि हमारा कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी लिंग हो, पुरुष स्त्री और जन्म स्थान भी हमारा कुछ भी हो, हमें इनके
इनके आधार पर हमसे कोई भेदभाव नहीं होगा, हम सभी समान हैं, कोई भी लिंग के हो, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म के हो। तो ये हमारा आर्टिकल 15 में दिया हुआ है। फिर है आर्टिकल 16, इसमें है लोक नियोजन में अफसर की समानता। लोक नियोजन मतलब होता है हमारा जो भी हमारे संवैधानिक पद होते हैं, जो भी आपने देखा होगा संवैधानिक पद, कुछ कुछ भी होए, वो सभी लोक नियोजन पद कहलाते हैं। तो उनमें जो है समान अफसर होंगे, अफसर की ये समानता है, अफसर की समानता होती है। जो भी हमारे संवैधानिक पद हैं सभी समान हैं, या इनमें नौकरियां जो कह सकते हैं हम, नौकरियां जो होती हैं या नौकरियां और संवैधानिक पद और भी हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ये भी, और जो हमारी गवर्नमेंट जॉब होती है वे सभी, उनमें सभी को समान अवसर दिए जाएंगे, ये हमारा आर्टिकल 16 कहता है। फिर है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 है अस्पृश्यता का अंत। इसका मतलब ये है कि छुआछूत, छुआछूत नहीं होगी। ये जो अंत किया गया है ये आर्टिकल 17 का द्वारा किया गया है, इसमें इसका विवरण दिया गया है। फिर नेक्स्ट है आर्टिकल 18 है उपाधियों का अंत। देखिए उपाधियों का अंत से मतलब ये है कि अगर कोई भारत का नागरिक है तो वो भारत का नागरिक होते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई विशेष उपाधि धारण नहीं कर सकता। कि कोई विदेशी हमारा कोई विदेशी देश है या राज्य है, तो अगर वो कोई विशेष उसे अधिकार दे रहा है, उपाधि दे रहा है, तो उपाधि का अंत मतलब उपाधि वो ग्रहण नहीं कर सकता है अगर जब तक वो भारत का नागरिक है। और अगर वो धारण करना चाहे तो उसे राष्ट्रपति से परमिशन लेनी होगी, तब वो, अगर राष्ट्रपति परमिशन देते हैं हमें, तो हम दूसरे देश से कोई उपाधि ग्रहण कर सकते हैं। तो ये जो है उपाधियों का अंत हमारा आर्टिकल 18 में देखने को मिलता है। तो ये हमें याद हो गए होंगे, एक बार दोहरा लेते हैं। पहले में है विधि के मतलब कानून के, फिर जाति धर्म के आधार पर सब समान है, लोक नियोजन में सब समान है, और छुआछूत का अंत होगा, और उपाधि नहीं ले सकते जब तक राष्ट्रपति की आज्ञा ना हो। फिर नेक्स्ट देखते हैं दूसरा मौलिक अधिकार है हमारा। देखो समस्त था, सब में समानता था, और इसका मतलब है स्वतंत्रता का अधिकार। और ये कितने आर्टिकल्स में इसका विवरण है? 4 में, हमने देखा था ना, 5, 4, 2 और 4, 2। तो ये 4 में है दूसरा, और 19 से 22 में, और ये 14 से आगे जोड़ कर देख सकते हैं हम। 14 और 5 19 हो गए थे, और 19 से 4 तक 22 हो जाएंगे हैं। तो इनमें कौन कौन से? अनुच्छेद 19 में देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है हमारा। अनुच्छेद 19 क्या कहता है पहले ये देखते हैं। ये कहता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति मतलब व्यक्त करना कोई हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसमें कितने, इसमें 5 बिंदु हैं 19 में ही, आर्टिकल 19 में ही। चलो इसे पढ़ते हैं। ये भी पूछा गया प्रश्न प्रश्न है, इनसे बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। ये 19 के कौन से में क्या है? पहले देखिए 19 के ए में है बोलने की स्वतंत्रता, बी में है शांतिपूर्ण रूप से एकत्र होने की स्वतंत्रता, सी में है सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता, डी में है भारत में आवागमन की स्वतंत्रता, और ई में है भारत में निवास करने। और जम्मू कश्मीर में अपवाद। देखिए जम्मू कश्मीर में अपवाद था अभी तक, वैसे तो अब 370 हट गया है, अब हम कहीं भी वैसे निवास कर सकते हैं। फिर है 19 का एफ, आजीविका और रोजगार। इनकी स्वतंत्रता का जो जिक्र है 19 में मिलता है। इन्हें याद करने के लिए देखो एक हम ऐसे याद कर सकते हैं, अगर कोई हमें कोई व्यापार स्टार्ट करना है, देखिए व्यापार के हम उदाहरण से समझते हैं कि कैसे इन्हें याद रखा जा सकता है। देखिए अगर हमें व्यापार स्टार्ट करना होगा तो सबसे पहले हमें बोलना होगा कि हम व्यापार कर रहे हैं, या कोई चीज बेचना है हमें, तो हम बोलेंगे उसके बारे में। जब तक बोलेंगे नहीं कि हम इसे बेच रहे हैं, तो तब तक तो स्टार्ट ही नहीं होगा वो। तो बोलने की स्वतंत्रता हम ऐसे याद रख सकते हैं, ये उदाहरण के तरीके से बता रहा हूँ मैं। फिर है शांतिपूर्ण रूप से एकत्र होने। देखिए हमने बोल दिया कि हम व्यापार कर रहे हैं, ये बेच रहे हैं चीज, और फिर हम एकत्र करें। जितने ज्यादा जितने ज्यादा इंसानों को, व्यक्तियों को हम एकत्र करेंगे तो उतना ज्यादा व्यापार हमारा बढ़ेगा। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? एकत्र कर सकते हैं। पहले तो हम बोले उसके बारे में, फिर एकत्र करें। फिर एकत्र कर लिया, फिर हम छोटी छोटी सभाएं सभाएं भी बुलाएं उनके लिए। आपने देखा होगा कि जो व्यापार होते हैं आजकल
MLM की बहुत ज़्यादा चलती है, तो वे ऐसे ही करते हैं, कुछ बोलते हैं पहले, फिर इकट्ठा करते हैं और फिर सभाएं भी बनाते हैं, पुरस्कार देते हैं वो उन्हें, है ना। तो ऐसे ही फिर सभाएं कर सकते हैं, और फिर जब सभाएं करेंगे तो हमने अपने जो लोकल एरिया में वहाँ पे तो कर लिया, फिर क्या होगा, अगर हमें बढ़ाना है उसे, तो भारत में पूरे में फैलाना है, तो पूरे भारत में हम आवागमन भी करें, आए जाएं पूरे भारत में। फिर जब हम आएंगे और जाएंगे हर जगह, तो हम जहाँ चाहे निवास भी कर सकते हैं, निवास करें। और ऐसे ही जब हमने निवास कर लिया, जब जहाँ भी निवास, तो सभी को, जहाँ भी हम निवासी, हर निवासियों के पास हमने अपने व्यापार को फैला दिया, तो सभी को क्या मिल गया, सभी को रोजगार मिल गया। अब क्योंकि जहाँ भी हमारा व्यापार फैलेगा उन्हें भी तो रोजगार मिलेगा। तो ये इस उदाहरण से हमने अच्छे से याद कर सकते हैं इसे। चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 20 है। अनुच्छेद 20 में है अपराध दोष सिद्धि। अपराध दोष सिद्धि क्या होता है? देखिए, इसमें 3 बिंदु हैं अपराध दोष सिद्धि में। पहला बिंदु ये है कि इस कानून से सजा दी जाएगी। देखिए, जिस टाइम पे किसी ने कोई अपराध किया है, तो इसमें यह दिया गया है कि उस टाइम पर जो कानून होगा उसी के द्वारा सजा भी उसे वही दी जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि कानून में चेंजेस होते रहते हैं। तो अगर किसी ने कोई अपराध किया है जिस टाइम पर, तो उसी टाइम के हिसाब से उसे सजा मिलेगी। अगर ऐसा हुआ कि वो काफी टाइम तक लंबित रहा वो मामला और कुछ उनमें कानून में चेंजेस हो गए, तो जिस टाइम पे उसने वो अपराध किया था उसके हिसाब से उसे सजा मिलेगी। नेक्स्ट है दो दूसरा पॉइंट ये है कि स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं है, नहीं किया जाएगा। देखिए, अगर कोई अपराधी है या है नहीं, क्योंकि अभी तक दोष सिद्ध नहीं हुआ, तो उसे बाध्य नहीं कर सकता कोई भी कि वो अपने विरुद्ध गवाही दे। ऐसे कि हाँ, ये अपराध तुमने किया है, कि कोई फोर्सफुली बाध्य नहीं कर सकता। फिर है तीसरा पॉइंट, एक अपराध की एक बार सजा। अगर किसी ने कोई एक अपराध किया है, तो उसे उसके लिए एक ही बार सजा मिलेगी। ये अपराध दोष सिद्धि अनुच्छेद 20 में हमें देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 21 है। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में क्या है? ये है निजता का अधिकार, और ये 21 के ए में मिलता है या 21 के के में। निजता का अधिकार हो गया राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी हो गई हमारी अनुच्छेद 21 में। इसे तो हम समझ ही सकते हैं कि प्राइवेसी का अधिकार है ये। फिर है 6 से 14 वर्षों के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा। इसमें जो है 21 में ही क्या चीज हो रहा है, 6 से 14 वर्षों के जो बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, इसका विवरण या इस प्रावधान हमें अनुच्छेद 21 में मिलता है। और ये अनुच्छेद जो 21 का ए है, इसे जोड़ा गया, देखिए इसे जोड़ा गया था, ये 21 के ए में है ये भी। तो इसे 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और 2002 में हुआ था ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि जो 21 ए को जोड़ा गया कौन से संविधान संशोधन 86वें, और कब जोड़ा गया? 2002 में। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 22। इसमें है गिरफ्तारी के संरक्षण। गिरफ्तारी के संरक्षण में क्या? कारण पूछने का अधिकार। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको या हमें कोई भी गिरफ्तारी होती है, तो उसमें हम कारण पूछ सकते हैं। ये अधिकार है हमें कि किस कारण से हमको गिरफ्तार किया जा रहा है, ये बात, इसका विवरण अनुच्छेद 22 में मिलता है। और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित, अगर गिरफ्तार कर लिया गया तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। नेक्स्ट है मनपसंद कानूनी सलाह। देखिए, अगर कैद कर लिया गया तो उसके बाद जो कानूनी सलाह होगी, जिससे चाहे हम उससे सलाह ले सकते हैं कानूनी रूप से। आगे चलते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार। हमने 2 अधिकार पढ़ ली, तीसरा आया, देखो समस्त तो पढ़ लिया, समस्त शोध, तो शो से आया शोषण, और ये कितने में होगा? देखिए 5 4 2, तो ये 2 में है, 23 से 24। तो इसमें क्या क्या है? अनुच्छेद 23 देखते हैं, फिर 24 देखेंगे। 23 में है मानव व्यापार। मानव व्यापार क्या होगा कि मानवों को जो बेचा जाता था, ऐसा कुछ है ना। मानव व्यापार बलात्, इसमें किसी भी मानव की बिक्री नहीं कर सकते। और श्रम बंधुआ मजदूरी,
किसी बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते किसी को। ये समझ गए हमें ना। मानव व्यापार और श्रम बंधुआ मजदूरी मजदूरी इसके विरुद्ध जो है हमें ये शोषण का ही शोषण होगा ना, अगर किसी मानव को बेचा जाएगा या बंधुआ बनाया जाएगा। तो इसका जिक्र हमें अनुच्छेद 23 में मिलता है। और अनुच्छेद 24 की बात करें तो 24 से तो ये याद रखा जा सकता है आसानी से। इसमें 14 वर्षों से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको काम पर नहीं लगा सकते। ये भी एक तरीके से शोषण है ना, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम कराना। तो 14 साल से कम बच्चों को काम पर नहीं रख सकते, ये हमें अनुच्छेद 24 में मिलता है। आगे चलते हैं, बहुत बार पूछा गया प्रश्न था ये। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता। और ये कितने, देखो शोध, तो सो तो हमने पढ़ लिया शोषण के विरुद्ध। अब ध्याय से मतलब धार्मिक स्वतंत्रता। और ये कितने आएगा, 5, 4, 2 और 4। ये 4 अनुच्छेद में है, 25, 26, 27, 28 में। 25 में क्या दिया गया है, किसी भी धर्म को मानने, आचरण, प्रचार प्रसार करना। हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं और उसका आचरण कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और उसे उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 25 कहता है। अनुच्छेद 26 में है धार्मिक प्रबंधन की प्रक्रिया। फिर जिस भी धर्म को हमने अपना लिया उसका प्रबंधन कर सकते हैं, उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ा सकते हैं। ये 26 हो गया। 27 है धार्मिक कार्य को संपोषित मुद्रा देना। अब इसे अभी देखेंगे, याद करेंगे। देखिए मतलब धार्मिक कार्यों में पैसा दे सकते हैं। और अनुच्छेद 28 है धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। देखिए इसे याद ऐसे कर सकते हैं कि कोई धर्म अपनाया, धर्म अपनाने के बाद फिर उसका जो है धार्मिक प्रबंधन, उस उसका प्रक्रिया, पहले तो धर्म अपनाया, जो उसमें प्रक्रियाएं होती हैं वो करेंगे हम। और फिर उसके बाद प्रक्रियाएं करने में क्योंकि खर्च होता है तो हम पैसा भी जमा कर सकते हैं, मुद्राएं। फिर हमने धर्म को अपनाया, उसकी प्रक्रियाएं की और फिर मुद्रा भी जमा कर ली। फिर है धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होना। तो फिर हमें कंटिन्यू उस धर्म की शिक्षा भी ग्रहण करेंगे और उसमें उपासनाओं में उपस्थित होंगे। चलिए ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है 5वां, शोध हो गया। समस्त शोध संस्कृति, ये संस्कृति वाला आया 5वां, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। और ये कितने आर्टिकल में होगा, देखिए 5, 4, 2, 4, 2, 2 आर्टिकल्स में होगा, 29 और 30 में। 29 को ऐसे याद रख सकते हैं, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण दिया गया है आर्टिकल 29 में। और 30 की बात करें तो शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार। देखिए जो अल्पसंख्यकों के हित हैं इनका जिक्र 29 में मिलता है। और जो इनके द्वारा बनाए जा सकते हैं, शिक्षण संस्थान खोले जा सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं और उनका प्रशासन चला सकते हैं, ये जो भी अल्पसंख्यक है। तो ये वाला भी क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाते हैं, दोनों से ही। आगे चलते हैं, हमारा है छठा अधिकार मौलिक, लास्ट है ये। तो क्या था, समस्त शोध संवैधानिक उपचारों के लिए, है ना। समस्त शोध सांस्कृतिक उपचारों के लिए होते हैं, तो ये उपचार है इसमें, संवैधानिक उपचार। और ये लास्ट का तो 32वें अनुच्छेद में है, ये तो हमें याद है। तो अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट, देखिए जो ये 5वां है संवैधानिक उपचार, इसमें 5 प्रकार की रिटों का जिक्र किया हुआ है। अगर सिर्फ हमसे ये पूछ ले कि संवैधानिक उपचार में क्या है दिया हुआ है, तो 5 प्रकार की रिट हैं। कौन कौन सी है वो अभी पढ़ेंगे हम, ये 5 प्रकार की। आप देख लेते हैं कि इन रिटों को सुप्रीम कोर्ट कैसे और हाई कोर्ट कैसे लागू कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत इस रिट को जारी कर सकता है। कौन सी रिट, जो ये हम अभी पढ़ेंगे आगे। और जो हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट हमारा आर्टिकल 226 अनुच्छेद के तहत इन 5 रिटों को जारी कर सकता है, लागू कर सकता है। अब देखते हैं, एक एक रिट को पढ़ते हैं। पहली प्रकार की जो रिट है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसे हार्वियस कॉर्पस, इंग्लिश में इसे हार्वियस कॉर्पस है नाम, और बंदी प्रत्यक्षीकरण हिंदी में। इसका मतलब ये होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करने। ये जो हमारी पहली रिट कहती है, ये कहती है कि अगर किसी को गिरफ्तार कर लिया गया है तो उस बंदी को, उस अपराधी को न्यायालय के, अपराधी तो नहीं कह सकते क्योंकि दोष सिद्ध नहीं हुआ, तो उस जो कैदी है वो, उसे न्यायाधीश के सामने 24 घंटों के अंदर,
24 घंटों के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना होगा। तो ये हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया। और दूसरी रिट की बात करें तो दूसरी रिट में है हमारा परमादेश, और इसे मैंडमस कहते हैं। और इसमें क्या दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सरकारी अधिकारियों के कर्तव्य हेतु। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और जो सरकारी अधिकारी हैं, इनके जो कर्तव्य हैं या इनके जो कार्य सीमा है कि क्या उनका अधिकार क्षेत्र है, जो उनके कार्यों का अधिकार क्षेत्र है, उनके बताता है कि ये आपके कार्य के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत है या नहीं है, कि आप कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो आपके अधिकार के बाहर है। तो ये परमादेश दूसरी रीट में विवरण इसका है। परमादेश जो है ये अधिकार क्षेत्र, जो हमने जिक्र किया, ये अधिकार क्षेत्रों का आदेश देती है कि आपके अधिकार के क्या क्षेत्र हैं, वो इसमें बताती है ये। और नेक्स्ट है हमारा प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख क्या होता है, देखिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये रोक लगाती है। प्रतिषेध मतलब प्रोहिबिशन। तो ये रोक लगाती है क्या, कि जो आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर है आप उस काम को नहीं करोगे। ये हमारा प्रतिषेध लेख है। तो इन दोनों में यही अंतर है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो अधिकार क्षेत्र हैं, ये इसमें जो भी उनका अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत है और जो उनके कर्तव्य हैं ये बताते हैं। परमादेश में आदेश हो गया है ना। और जो प्रतिषेध है, प्रोहिबिशन है, तो ये है रोक लगाता है कि जो आपके अधिकार के क्षेत्र है बाहर है उसे आप ना करें। तो ये हमारा चौथी रीट में दिया गया। फिर हम नेक्स्ट रीट देखते हैं, उत्प्रेषण। इसे इंग्लिश में सर्टोरेरी कहते हैं। इसमें देखते हैं क्या है। इसमें है लंबित, कहाँ गया, लंबित मुकदमा सुप्रीम कोर्ट को भेज दे। लंबित मामला जो है, लंबित मतलब जो पेंडिंग मामला है, तो उसे सुप्रीम कोर्ट को भेजने का अधिकार इसमें विवरण है। तो देखिए ये जो पहले हम देख सकते हैं कि जो ऐसा करेगा वो अपर कोर्ट करेगा ना, तो ये अपर कोर्ट से लोअर कोर्ट को दिया जाता है। जो उत्प्रेक्षण होता है तो ये अपर कोर्ट से लोअर कोर्ट को दिया जाता है। और इसमें ये कह दिया जाता है कि अगर कोई मामला पेंडिंग है और उसका सॉल्यूशन नहीं हो रहा है तो फिर आप क्या करें, आप उसे सुप्रीम कोर्ट को भेज दें। तो ये हमारा चौथी रीट उत्प्रेक्षण में देखने को मिलता है। आगे चलते हैं, अधिकार प्रच्छा, इसे क्वा वारंटो बोलते हैं। और इसमें क्या है, यदि कोई अधिकारी असंवैधानिक या अवैधानिक तरीके से कार्य करता है तो उसके जो विरुद्ध जो भी उपचार होंगे वो हमें अधिकार प्रच्छा के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। देखिए अगर इन्हें अच्छे से याद करना है हमें, मौलिक अधिकारों को, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपके कोई कन्फ्यूजन होगा तो एक बार वीडियो वापस करके देख लेना। आगे चलते हैं, अनुच्छेद 33C। देखिए क्योंकि 35 तक है ना हमारे मौलिक अधिकार, 33C भी देखते हैं। 33C में देखिए जो सशस्त्र बल हैं या खुफिया विभाग हैं, तो उनके जो कुछ लोग हैं उन लोगों पर एक हद तक नियंत्रण लगा सकती है। देखिए मौलिक अधिकार हैं तो जो सशस्त्र बल और खुफिया विभाग हैं हम हमारे देश के, तो क्योंकि उन्हें कुछ हटकर काम करना होता है तो उन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण नहीं लगा सकते, और ये संसद द्वारा लगाया जाता है। वैसे तो संसद उन पर पूर्ण रूप से, जैसे हमारे नॉर्मल नागरिक होंगे, कोई जनता आम जनता है, तो आम जनता की तरह ही हमारे खुफिया बल और सशस्त्र बलों पर नियंत्रण नहीं लगा सकते। तो ये अनुच्छेद हमें 33C में देखने को मिलता है। आगे है अनुच्छेद 34। इसमें देखिए यह भी संसद द्वारा है, मार्शल लॉ। ये भी मार्शल लॉ के रूप में जाना जाता है इसे, जिसे सैन्य कानून कहा जाता है। मार्शल लॉ या सैन्य कानून कहते हैं इसे। और कुछ मौलिक अधिकारों पर रोक लगा सकती है। सेम ऐसे ही है जो हमारे सैन्य कानून होते हैं उन पर जो रोक लगाने की बात कहे हम जिक्र, तो उस पर संसद रोक लगा सकती है और एक दायरे में लगा सकती है, क्योंकि इन्हें भी कुछ विशेष, ये समझ लें कि सैन्य, जो हमारे सैन्य बल हैं उन्हें विशेष अधिकार है और उनका नियंत्रण जो है संसद कुछ एक हद तक कर सकती है, पूरा उसे कंट्रोल संसद नहीं कर सकती है। आगे चलते हैं, अनुच्छेद 35 है, यह भी संसद करती है और मौलिक अधिकार के संबंध में संसद कानून बना सकती है। इसमें क्या है, मौलिक अधिकारों के संबंध में कानून बनाने का जो अधिकार है संसद को है, इसमें ये मिलता है।
तो ये हमने सारे हमारे मौलिक अधिकार पढ़ लिए जितने भी थे। अब ये देखते हैं बेमौलिक अधिकार कौन से हैं जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। भारतीय नागरिकों को प्राप्त है मतलब वे सिर्फ लागू होंगे भारतीय नागरिकों पर, विदेशियों को लागू नहीं होंगे। तो ये होते हैं, देखिए ये भी क्वेश्चन बार पूछ लिया जाता है। 15, 16, 15 और 16, 19, 29 और 30 ये जो आर्टिकल हैं ये सिर्फ जो भारतीय हैं उन पर लागू होते हैं, विदेशियों पर लागू नहीं होते। नेक्स्ट चलते हैं, विदेशियों और भारतीयों दोनों पर जो लागू होने वाले अनुच्छेद हैं, दोनों को जो प्राप्त हैं वो हैं 14, 20, 21, 21A, 23 और 24, 25 और 28। ये सारे सभी अनुच्छेद भारतीय और विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में देखिए, काफ़ी लंबी हो गई होगी वीडियो ये, तो नेक्स्ट वीडियो में जितने भी इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं प्रीवियस पेपर में, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे हो या पुलिस हो या अदर स्टेट कोई भी एग्जाम होता हो, सभी को लगाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो एक थम्स अप दे देना। आपके साथ का कोई अगर तैयारी कर रहा हो तो उसके साथ शेयर जरूर कर देना। बाकी हमारे साथ जुड़कर तैयारी करने के लिए सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।